अरे मंगल भाई, ये बादल तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है जैसे पूरा आसमान ही बरस पड़ेगा आज। इस बरसात में इतना अंधेरा तो हमने कभी नहीं देखा। अरे सूरज भाई, बादलों की छोड़ो, आज की रात तो वैसे भी भारी है। भूल गए क्या, आज अमावस है। रतनगढ़ गांव की वो शाम बाकी शामों जैसी नहीं थी। दोपहर होते होते ही आसमान में इतना घुप अंधेरा छा गया था कि लोगों को लालटेन जलानी पड़ी। थोड़ी ही देर में बादलों ने अपना धैर्य खो दिया और मूसलाधार बारिश टूट पड़ी। गांव की पगडंडियां कीचड़ में डूब गईं और बिजली का तार तो जैसे कब का उखड़ चुका था। गांव की सीमा पर बनी चंदू काका की परचून दुकान ही इकलौती जगह थी जहां एक हांडी में जलती लालटेन की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर बारिश की झमझम और मेंढकों की टर्राहट के बीच दो लोग बैठे तंबाकू मल रहे थे, मंगल और सूरज। अरे मंगल भाई, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी आज कुछ छिपा रही है। अरे सूरज भाई, बारिश की बात छोड़ो, आज अमावस की रात है। और तुम जानते ही हो, जब भी ऐसी काली रात आती है वो भटकती परछाई अपना ठिकाना बदलती है। बुजुर्ग कहते हैं ऐसी रातों में जंगल की पुरानी आत्माएं गांव की ओर खींची चली आती हैं। मंगल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बारिश के पर्दे को चीरता हुआ एक साया दुकान की तरफ बढ़ता दिखा। वो देवेंद्र था, गांव का वो नौजवान जिसे अपनी दबंगई और शराब पर हद से ज्यादा घमंड था। अरे देवेंद्र भाई, आप तो पूरी तरह भीग गए। आइए यहाँ लालटेन के पास बैठिए, थोड़ी गर्माहट मिलेगी। देवेंद्र लड़खड़ाते हुए बेंच पर आ बैठा। उसके कुर्ते से पानी टपक रहा था और आंखों में नशे की गहरी लाली थी। क्या फुसफुसा रहे थे तुम दोनों? मेरे कान में तो कुछ भूत प्रेत जैसा शब्द पड़ा। अरे देवेंद्र भाई, हम तो बस इतना कह रहे थे कि आज अमावस है, जरा संभल कर रहिएगा। इस गांव का इतिहास गवाह है, जो भी अमावस की रात उस काली अमराई के जंगल की ओर गया, या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। कहते हैं वो भटकती परछाई किसी का भी चेहरा ओढ़ लेती है। अरे धत, तुम लोग और तुम्हारी ये पुरानी बातें। जमाना चांद पर पहुंच गया है और तुम अभी तक परछाई और चुड़ैल में उलझे हो। बेकार में डरा क्यों रहे हो? देवेंद्र भाई, ये मजाक की बात नहीं। मेरी दादी कहती थी कि वो परछाई साए की तरह पीछा करती है। जब तक तुम उसे पहचानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुनो मंगल, मैं ठहरा पटवारी के खानदान का। मेरा परदादा बाघ का शिकार करता था। एक परछाई भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तुम लोग कहते हो ना कि अमावस की रात जंगल जाना मना है, तो सुनो, आज रात मैं उसी अमराई में जाकर दिखाऊंगा और सूखी लकड़ी काटकर लाऊंगा। देख लेते हैं कौन मेरा रास्ता रोकता है। ये क्या कह रहे हैं देवेंद्र भाई? नशा चढ़ गया है क्या? अमावस की रात जंगल जाना मतलब मौत को खुद न्योता देना। नशा वशा कुछ नहीं, कल सुबह देख लेना। और हाँ चंदू काका, एक कड़क चाय पिलाओ। दिमाग गर्म हो गया इन डरपोकों की बातें सुनकर। मंगल और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था देवेंद्र जिद्दी है, पर यह नहीं पता था कि आज की यह जिद उसकी आखिरी जिद साबित होगी। बाहर बिजली कड़की और आसमान में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई देवेंद्र की इस चुनौती पर मुस्कुरा रहा हो। अमावस की सुबह रतनगढ़ गांव में एक अजीब भारीपन लेकर आई। रात की बारिश थम चुकी थी, पर आसमान में अब भी मटमैले बादल छाए थे, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हो। देवेंद्र के घर में आज सन्नाटा पसरा था। वो चारपाई पर लेटा छत की कड़ियां घूर रहा था। कल रात दुकान पर जोश में उसने जो शर्त लगाई थी, अब वो उसके कानों में चुभ रही थी। सुनिए, मैं सुन रही हूँ कि कल आप दुकान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मंगल की पत्नी सुबह कुएं पर बता रही थी कि आप आज रात जंगल जाने वाले हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अरे तुम औरतों को बस गप लड़ाने का बहाना चाहिए। मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो परछाई से डरूंगा? घर में लकड़ी खत्म हो रही है, चूल्हा कैसे जलेगा? लकड़ी हम पड़ोस से मांग लेंगे या कल दिन में चले जाइएगा, पर आज नहीं। आज अमावस है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं आज के दिन जंगल की हवा भी विषैली हो जाती है। वो परछाई आज के दिन अपना नया शिकार ढूंढती है। आप क्यों जान जोखिम में डाल रहे हैं? चुप रहो, ये सब घड़ी हुई कहानियां हैं। तुम देख लेना, मैं जाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा और कल सुबह उन्हीं मंगल सूरज के मुंह पर मारूंगा। मैं दिखा दूंगा कि देवेंद्र किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। शाम ढलने लगी।
जैसे जैसे सूरज डूबता गया, गांव की रौनक गायब होती गई। लोग अपने मवेशी बाड़े में बंद कर रहे थे और दरवाजों पर नीम की पत्तियां टांग रहे थे। सदियों पुराना रिवाज, अमावस की रात से खुद को बचाने का। देवेंद्र ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कंधे पर गमछा डाला। आंखों में जिद थी, पर भीतर कहीं एक छोटा सा डर भी दबे पांव जन्म ले रहा था। मत जाइए, देखिए आज पंछी भी नहीं चहक रहे। कैसा मनहूस सन्नाटा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ अनहोनी का संकेत मिल रहा है। अरे पगली, कुछ नहीं होगा। मैं अभी गया और अभी आया। तुम बस गर्मा गर्म खाना तैयार रखना। देवेंद्र गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव की सीमा से बाहर निकलता गया, घरों की रोशनी धुंधली पड़ती गई। गांव के आखिरी छोर पर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे लोग शैतानी पीपल कहते थे। वहीं से जंगल की सीमा शुरू होती थी। जब देवेंद्र उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। देवेंद्र एक पल रुका, कदम डगमगाए, फिर उसने खुद को संभाला। बिल्ली बिल्ली सब वहम है। मैं देवेंद्र हूं, रतनगढ़ का सबसे दबंग आदमी। पर जैसे ही उसने जंगल में पहला कदम रखा, उसे लगा हवा अचानक बर्फ जैसी हो गई है। जंगल के भीतर की खामोशी डरावनी थी। पेड़ों की डालियां ऐसे लग रही थीं जैसे लंबे हाथ फैलाकर उसे जकड़ने का इंतजार कर रही हों। सूखी पत्तियों पर उसके पैरों की चरमराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसे लगातार महसूस हो रहा था जैसे कोई पेड़ों के पीछे से उसे घूर रहा है। वो बार बार पलटकर देखता, पर वहां अंधेरे के सिवा कुछ न मिलता। देवेंद्र अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां न गांव की रोशनी दिखती थी, न आसमान का एक भी तारा। घनी टहनियां एक दूसरे में इस तरह उलझी थीं जैसे कोई जाल बुना गया हो। हवा अब पूरी तरह थम चुकी थी, पर एक अजीब भारीपन महसूस हो रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी छाती दबा रहा हो। मुझे क्या हो गया है? इतना हाफ क्यों रहा हूं? यह जंगल तो रोज जैसा ही है, पर आज इतना चुप क्यों है? देवेंद्र ने जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां बटोरनी शुरू की। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, खटक, जैसे किसी ने सूखी टहनी पर पैर रखा हो। देवेंद्र सीधा खड़ा हो गया, कुल्हाड़ी कसकर थाम ली। कौन है? कौन है वहां? देख मंगल, अगर तू मुझे डराने आया है तो बता दे रहा हूं, कुल्हाड़ी चला दूंगा। सन्नाटा, कोई जवाब नहीं आया। बस दूर कहीं एक उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी। देवेंद्र ने पसीना पोंछा और फिर से लकड़ी उठाने लगा। तभी उसे लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ऐसी बदबू आई मानो कोई सड़ी हुई लाश हो। जैसे ही वो पलटा, उसकी चीख गले में ही अटक गई। सामने एक साया खड़ा था। देवेंद्र ने कांपते हाथों से लालटेन ऊपर की। उस थरथराती रोशनी में जो नजारा दिखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने कोई और नहीं, खुद देवेंद्र खड़ा था। वही कदकाठी, वही मैला कुर्ता, वही फटा गमछा, वही कुल्हाड़ी। मगर एक फर्क था, उस दूसरे देवेंद्र की आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस गहरा काला अंधेरा। और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। क्या हुआ देवेंद्र भाई? बड़ी जल्दी में लग रहे हो, लकड़ी कम पड़ गई क्या? देवेंद्र का पूरा बदन थर थर कांपने लगा। हाथ से लालटेन छूटी और बुझ गई। अब जंगल में सिर्फ गहरा काला अंधेरा था और सामने वो खौफनाक हमशक्ल। तू है कौन? मैं तो यहीं खड़ा हूं। मैं तो तुम ही हूं देवेंद्र, जो तुम कल दुकान पर बोल रहे थे ना कि कोई परछाई वरछाई नहीं होती। तो लो, मैं आ गया। अब बताओ, डर लग रहा है क्या? देवेंद्र ने बिना सोचे कुल्हाड़ी घुमाई, पर वो हवा में लहराकर रह गई। सामने कोई नहीं था। तभी उसे अपने कान के पास वही आवाज सुनाई दी, पीछे देखो। जैसे ही वो पलटा, उसे एक जोरदार धक्का लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो भागने की कोशिश करने लगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था रास्ता किधर है। जंगल का हर पेड़ एक जैसा लग रहा था। जिस दिशा में वो भागता, वही परछाई किसी पेड़ पर बैठी या झाड़ियों के पीछे से झांकती नजर आती। बचाओ, कोई बचाओ। मंगल, सूरज काका। वो भागता रहा। कांटे उसके पैरों में चुभते रहे। झाड़ियों से कुर्ता तार तार हो गया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागते भागते वो पसीने से तरबतर हो गया। उसे लगा वो जंगल से बाहर निकल आया है, क्योंकि सामने वही शैतानी पीपल का पुराना पेड़ दिखाई दिया। बस पहुंच गया। देवेंद्र ने हाँफते हुए सोचा।
वो थककर चूर हो चुका था, सिर चकरा रहा था। वो उसी पीपल के तने के नीचे ढह गया। उसे लगा वो सुरक्षित है, पर उसे ये नहीं पता था कि यही वो पेड़ है जहां से मौत का असली खेल शुरू होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। बेहोशी में डूबने से पहले उसे वहीं डरावनी हंसी सुनाई दी जो अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। रतनगढ़ गांव की वो काली अमावस बीत चुकी थी, पर अगली सुबह अपने साथ कोई नई किरण नहीं, बल्कि एक भारी मातम लेकर आई। सूरज बादलों के पीछे छिपा था, मानो वो भी आज की सुबह का गवाह नहीं बनना चाहता। गांव की चौपाल पर सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा शांति का नहीं, खौफ का था। देवेंद्र के घर में कोहराम मचा था। उसकी पत्नी राम दुलारी बदहवास होकर कभी आंगन तो कभी सड़क की ओर भाग रही थी। अरे कोई तो जाओ, कोई तो देखो, मेरे पति कहाँ रह गए? कल शाम से गए हैं। रात भर मैं जागकर बैठी रही, पर वो नहीं लौटे। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। राम दुलारी की आवाज सुनकर मंगल, सूरज और गांव के बुजुर्ग, गिरधारी काका देवेंद्र के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मंगल और सूरज के चेहरे पीले पड़ चुके थे। उन्हें कल रात की वो शर्त याद आ रही थी। मंगल भाई, अनर्थ हो गया। हम तो पहले ही कह रहे थे देवेंद्र भाई को मत उकसाओ। वो जिद में जंगल चला गया। बेटा सूरज, अब पछताने से क्या होगा? जो होना था हो गया। अमावस की रात, और वो भी रत्नगढ़ की काली अमराई। आज तक कोई वहां से सही सलामत नहीं लौटा जिसने उस परछाई को ललकारा हो। पर हमें जाना होगा। देवेंद्र गांव का बेटा है। हाँ काका, चलिए हम टॉर्च और लाठी ले लेते हैं। राम दुलारी बेटी, धैर्य रखो, हम अभी जाकर देखते हैं। मंगल, सूरज, गिरधारी काका और राम दुलारी के साथ गांव के 2-3 और लोग जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचे, माहौल और डरावना होता गया। कल रात की बारिश से जमीन दलदली हो चुकी थी और पेड़ों से अब भी पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। सुनिए, कहाँ हैं आप? सुनिए ना, घर वापस चलिए। जंगल के भीतर घुसते ही सबको वही सड़ी हुई गंध महसूस हुई जो कल रात देवेंद्र को आई थी। हवा में एक अजीब भारीपन था। सब लोग देवेंद्र देवेंद्र चिल्ला रहे थे, पर जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचने वाले थे, तभी राम दुलारी अचानक रुक गई। ओह, देखिए वहां कोई खड़ा है। सबकी नजरें उस ओर घूमी। थोड़ी दूर घनी झाड़ियों के पीछे एक अजनबी आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। अरे भाई, कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुमने किसी को यहाँ आते देखा है? गेहुआ रंग, मैला सफेद कुर्ता। वो अजनबी धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, आंखें बहुत गहरी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। मैं तो यहीं रहता हूँ काका, इस जंगल के दुखों को गिनते हुए। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब सो रहा है। बहुत थक गया था वो, भागते भागते। कहाँ है वो? जल्दी बताइए। वो सामने जो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, बस वहीं आराम कर रहा है। उसे जगाने की कोशिश मत करना, उसे अब शांति मिल गई है। अजनबी की बात सुनकर राम दुलारी पागलों की तरह उस पीपल के पेड़ की ओर भागी। मंगल और सूरज भी पीछे दौड़े। गिरधारी काका पीछे रह गए। उन्होंने मुड़कर उस अजनबी से कुछ पूछना चाहा, पर वो आदमी वहां से गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। जब सब पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। देवेंद्र उस विशाल पीपल की जड़ों के बीच पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी, मानो मरते वक्त भी किसी चीज को देखकर वो दहशत में आ गया। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। पास ही उसकी कुल्हाड़ी पड़ी थी, पर उस पर कोई खून नहीं था। खून तो देवेंद्र के चेहरे से ही गायब हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा जीवन निचोड़ लिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो उस आदमी ने कहा कि वो सो रहे हैं। सुनिए, उठिए ना, देखिए हम आए हैं। काका, ये तो मर चुके हैं। पर उस आदमी ने क्यों कहा कि वो सो रहे हैं? मंगल, वो कोई आदमी नहीं था। वो परछाई ही थी जिसने हमें यहाँ तक इसलिए पहुंचाया ताकि हम अपनी आंखों से देवेंद्र का हश्र देख सकें। उसने देवेंद्र को मार डाला और अब वो हम पर हंस रही है। तभी जंगल में एक जोरदार हंसी गूंज उठी, वही हंसी जो देवेंद्र ने कल रात सुनी थी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल देवेंद्र की मौत का जश्न मना रहा हो। पीपल के उस विशाल पेड़ के नीचे देवेंद्र की ठंडी लाश पड़ी थी। राम दुलारी का विलाप पूरे जंगल की खामोशी को चीर रहा था।
मंगल और सूरज पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, एक गहरा पछतावा भी था। अगर उन्होंने उस रात दुकान पर देवेंद्र को चुनौती न दी होती तो शायद आज वो जिंदा होता। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। सूरज सिर पर है, पर जंगल का अंधेरा फिर भी बढ़ता जा रहा है। देवेंद्र के शरीर को उठाओ, हमें इसे गांव ले जाना होगा। मंगल और सूरज ने हिम्मत जुटाई और देवेंद्र के बेजान शरीर को उठाने आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने उसका हाथ छुआ, सूरज चीख पड़ा। अरे ये क्या है? और देखिए काका, इसके हाथ पर यह काला निशान कैसा? देवेंद्र की दाहिनी हथेली पर एक अजीब सा काला निशान था, जैसे किसी ने जलते कोयले से अमावस का चिन्ह बनाया हो। काका ने उसे गौर से देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये उस परछाई की मोहर है। उसने देवेंद्र की आत्मा को कैद कर लिया है। अब इसकी मिट्टी को भी शांति नहीं मिलेगी। गांव वाले किसी तरह देवेंद्र की लाश लेकर गांव पहुंचे। पूरे रतनगढ़ में मातम का सन्नाटा पसर गया। हर घर के दरवाजे बंद थे। सिर्फ देवेंद्र के घर से रोने की आवाजें आ रही थी। चिता तैयार की गई, पर आग जैसे ही लगाई गई, एक और अजीब घटना हुई। आग की लपटें लाल नहीं बल्कि नीली उठ रही थीं, और उस आग के बीच से लोगों को देवेंद्र की चीखें सुनाई दे रही थीं, जबकि वो मर चुका था। ये आग उसे स्वीकार नहीं कर रही है। ये उस परछाई का खेल है।